हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। दूसरा, मौलिक अधिकारों का अध्याय संयुक्त राष्ट्र संविधान के मॉडल से लिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए, यानी केवल एक सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, न कि संयुक्त राष्ट्र के अध्याय से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ए, पहली अनुसूची, बी, दूसरी अनुसूची, सी, तीसरी अनुसूची, डी, चौथी अनुसूची। राइट आंसर ए, पहली अनुसूची। आइए इसकी व्याख्या। पहली अनुसूची, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध। दूसरी अनुसूची, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची, शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आइए व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है? ए, अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, सी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, डी, बीमार तथा लाचार को आय का प्रबंध करना। राइट आंसर सी,
कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा डिटेल से। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में वंचित वर्ग ही हैं। नेक्स्ट, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। बी, नियंत्रण का अभाव। सी, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राइट आंसर डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा डिटेल से। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की भावनाओं को विकसित करना है। राजनीति शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगता है। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। नेक्स्ट, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए 1948, बी 1950, सी 1949, डी 1951। राइट आंसर बी 1950 यानी 1950। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड है। नेक्स्ट, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है
जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ए. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बी. शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। डी. स्वतंत्रता का अधिकार समता का अधिकार। राइट आंसर डी. समता का अधिकार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्टिकल 15 यानी कि 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अधिकार समता के अधिकार में शामिल हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ए. आर्टिकल 14। बी. आर्टिकल 36। सी. आर्टिकल 21। डी. आर्टिकल 26। राइट आंसर सी. आर्टिकल 21। आइए इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा विहित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया है। ए. आयरलैंड के संविधान से। बी. कनाडा के संविधान से। सी. दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। डी. ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर ए. आयरलैंड के संविधान से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फेबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराओं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाओं आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। बी. उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। सी. अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। डी. किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। राइट आंसर ए. उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये कथन गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिट प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। नेक्स्ट, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी. संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। सी. मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। डी. मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए।
राइट आंसर सी। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या। मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन यानी लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन यानी राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? ए सरकारी अधिवक्ता, बी कानूनी सलाहकार, सी प्रशासनिक अधिकारी, डी राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार। राइट आंसर सी प्रशासनिक अधिकारी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं ए रामनाथ कोविंद, बी नजमा हेपतुल्लाह, सी वेंकैया नायडू, डी स्टीफन मरांडी। राइट आंसर सी वेंकैया नायडू। आइए व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ए संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा, बी संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा, सी संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा, डी विधेयक वक्तगत हो जाएगा। राइट आंसर ए संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108(5) में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक वक्तगत नहीं होगा, उसे पारित किया जा सकेगा। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। ए संज्ञेय तथा अजमानतीय, बी संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय, सी असंज्ञेय तथा जमानतीय, डी असंज्ञेय तथा शमनीय। राइट आंसर बी संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय। आइए इसकी व्याख्या। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। ए राजकुमारी अमृत कौर, सी पद्मजा नायडू, बी पद्मजा नायडू, सी सरोजनी नायडू, डी सरला ग्रेवाल। राइट आंसर सी सरोजनी नायडू।
आइए इसकी व्याख्या। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर मनोनीत किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश, उस समय उसका नाम था संयुक्त प्रदेश, की राज्यपाल रही थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति की अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ए, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। बी, सेशन न्यायाधीश। सी, अधिकरण न्यायाधीश। डी, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर सी, अधिकरण न्यायाधीश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 236 क के अंतर्गत जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल हैं। कौन कौन हैं देखते हैं। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। तीसरा, इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। चौथा, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञाप्रक है। इनमें से कौन से सही हैं? ए, पहला, दूसरा तथा तीसरा। बी, तीसरा तथा चौथा। सी, दूसरा तथा तीसरा। डी, पहला, तीसरा तथा चौथा। राइट आंसर बी, तीसरा और चौथा सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाता है। इसके अलावा आयोग के सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिसमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। आयोग की शक्तियां सिफारिश प्रकृति की हैं। नेक्स्ट, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ए, राष्ट्रपति। बी, संबंधित सांसद होना चाहिए, संबंधित सांसद। सी, निर्वाचन आयोग। डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। राइट आंसर डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। आइए इसकी व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता या निरर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? एक बार क्वेश्चन फिर से।
पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ए. विकास में जन भागीदारी। दूसरा, राजनीतिक जवाबदेही। तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चौथा, वित्तीय संग्रहण यानी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. पहला, दूसरा और तीसरा। बी. दूसरा और चौथा। सी. पहला और तीसरा। डी. पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। राइट आंसर सी, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा सही है, बाकी गलत है। ऐसे आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता की विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।